पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। दोस्तों ये डायलॉग तो आपने सोशल मीडिया में बहुत सुना होगा। आजकल तो ये इतना वायरल है कि जगह जगह लोग इसी पर रील बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको इसी मूवी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पा द राइज, जो न कि सिर्फ साउथ इंडिया बल्कि पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रही है। एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर से भरी ये मूवी टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अगुवाई में पूरे देश में हर किसी का दिल जीत रही है। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है जहां हमें शुरुआत में दिखाया जाता है एनिमेटेड सीन एक जापानीज वेडिंग के साथ। और जापानीज वेडिंग की वो रस्म जहां दूल्हा अपने दुल्हन को कीमती गिफ्ट देता है। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ये मूवी जापानीज वेडिंग या उसके रीति रस्मों रिवाज के बारे में नहीं, बल्कि इस कहानी का असली हीरो है ये गिटार जैसा दिखने वाला जापानी बाजा। ये बहुत ही महंगा मिलता है मेरे भाई, और ये इतना महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि ये बहुत ही खास किस्म की लकड़ी से बनाया जाता है। लेकिन ये जो खास लकड़ी है ना, वो जापान के आसपास किधर भी नहीं मिलता। ये खास किस्म की लकड़ी चीन से जापान तक स्मगलिंग करके समुंदर के रास्ते लाई जाती है। लेकिन ये लकड़ी चीन में भी नहीं पाई जाती, बल्कि ये हिंदुस्तान के मद्रास पोर्ट से बड़े बड़े शिप में चीन तक पहुंचाई जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहाँ नहीं खत्म हुई। ये जो खास किस्म की लकड़ी है मद्रास पोर्ट तक इल्लीगल तरीके से ट्रकों में भर के लाई जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये लकड़ी के लिए इतनी मेहनत। हाँ मेरे दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि लाल चंदन की लकड़ी है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं, सिर्फ शेषाचलम के जंगलों में पाई जाती है। अब कानून के मुताबिक तो यहाँ पेड़ काटना बिल्कुल ही इलीगल है, लेकिन जहाँ कानून होगा क्राइम भी तो वहीं होगा ना। तो ये पूरी की पूरी मूवी जो है इस लाल चंदन की लकड़ी के ऊपर ही बेस है। आगे आगे सुनते जाइए, मजा बहुत आने वाला है। हाँ तो यहाँ आता है पहला सीन जहाँ अपना हीरो ट्रक में लकड़ियाँ लोड करके पुलिस से भागता हुआ जा रहा है, और पुलिस भी पूरी तेजी में उसका पीछा कर रही है। आखिरकार एक जगह पहुंचकर पुलिस उसे घेर ही लेती है, और यहाँ एंट्री होती है अपने हीरो की, पुष्पा पुष्पराज। पहले तो वो पुलिस से बच निकलने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत देने की ऑफर करता है, लेकिन वो नहीं मानते। एक के बाद एक पुष्पा पर हमला करने लगते हैं, और पुष्पा हर एक हमले पर 10-10 हजार रुपए बढ़ाता चला जाता है, और आखिरी में 1 लाख रुपए तक ऑफर करता है। लेकिन वो नहीं मानते, और आखिरकार पुष्पा को पकड़ ही लेते हैं। फिर पुलिस की जीप में जाते जाते पुष्पा कहता है 1 लाख पूरी मंडली का समझे क्या, सबको 1-1 लाख देने का बोल रहा था मैं। और ये सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और उसकी बात मान जाते हैं। थोड़ी दूर में पुष्पा का आदमी आ जाता है पैसे लेकर, और पुलिस वालों को पैसे देकर पुष्पा वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते पुलिस वाले उससे नाम पूछते हैं उसका, तभी हीरो डायलॉग मारता है गजब का, मेरा नाम है पुष्पा, नाम मत याद रखना। लेकिन ये भी कहानी की शुरुआत नहीं, कहानी तो अब शुरू होने जा रही है, जहां पुष्पा एक लकड़ी की मिल में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहा था। ब्रेक के टाइम पे बाहर कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर रखकर आराम से अपना चाय और पाव खा रहा था। तभी मिल का मालिक वहां आ जाता है। इस तरह पुष्पा को बैठे देख मालिक को गुस्सा आ जाता है। वो जाके अपने मुंशी से बोलता है, ये कौन है जो बाहर बैठा है मालिक की तरह। मुंशी तुरंत आता है और पुष्पा को कहता है, अरे ऐसे क्यों बैठा है, मालिक गुस्सा हो रहे हैं, कुछ तो इज्जत कर। पुष्पा बोलता है, पगार मुझे काम करने की देता है या इज्जत करने की। मुंशी बोलता है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ रहना है तो कायदे से रहना पड़ेगा। इसी बात पे पुष्पा बोलता है, मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी ही बदल देता हूँ, और अपने हिस्से की पगार लेता है, वहाँ से निकल जाता है। उसका ये एटीट्यूड देखकर मुंशी बोलता है, या तो ये बर्बाद होगा या फिर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पुष्पा की इस हरकत से एक और मजदूर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और पुष्पा के पीछे पीछे ही चल देता है। आगे कहानी में दिखाया जाता है एक साहूकार पुष्पा के घर के बाहर आके पुष्पा की माँ से उधारी के पैसे वसूल करने आता है, और उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगता है, और ये भी बताता है कि पुष्पा की नौकरी भी चली गई है और अब कैसे चुकाओगे कर्जा। तब पुष्पा कुछ नहीं बोलता। पुष्पा जाता है और अपना भैंस बेचकर पैसे लेकर आता है। अगले दिन साहूकार का पूरा कर्जा चुकाता है। पूरे पैसे मिलने के बाद साहूकार बोलता, अपना हिसाब किताब बराबर।
और वहाँ से जाने लगता है। तभी पुष्पा बोलता है, तेरा हिसाब तो क्लियर हो गया, लेकिन मेरा हिसाब कौन क्लियर करेगा, जो तूने इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती की है। अब चल और सबको बता कर आ कि पुष्पा ने पूरे पैसे दे दिए हैं। और फिर पुष्पा पूरे गांव में उसको घुमा घुमा के सबको बतलाता है कि पुष्पा ने अपना कर्जा उतार दिया है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पुष्पा काम की तलाश में गांव के चौराहे पर बैठा रहता है, जहाँ से लोग मजदूरों को उठा के लेके जाते हैं काम के लिए। वही उसको दिखता है कुछ लोग 100 रुपए में काम पे जा रहे हैं और कुछ लोग 1000 में। लेकिन 1000 रुपए पर डे वाला काम इलीगल और रिस्की था, लेकिन पुष्पा को किस रिस्क का डर रहता था, वो तो निकल लेता है 1000 रुपए वाले काम के लिए। लंबा रास्ता तय करने के बाद बाकी सभी लोगों के साथ पुष्पा को घने जंगलों के बीच उतारा जाता है। तब वहां जाकर पुष्पा को पता चलता है यहाँ तो इलीगल लकड़ी की कटाई का काम चल रहा है। पुष्पा काम में लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दूर से पुलिस आती हुई दिखाई देती है। जंगल में फैले हुए खबरी पहले ही सीटी बजाकर सिग्नल दे देते हैं कि पुलिस आ रही है। सारे मजदूर भागने लगते हैं पुलिस से बचने के लिए। तभी पीछे से पुष्पा आता और कहता है, इतनी मेहनत करने के बाद अब अपनी पूरी मेहनत चंद पुलिस वालों के चलते छोड़ के भागना चाहते हो। वो बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर मानोगे तो सब फायदे में रहोगे। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पुलिस आ जाती है और एंट्री होती है डीएसपी गोविंद की, जिसका खाली नाम ही सुनकर अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स की हालत खराब हो जाती है। डीएसपी आता है, पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मजदूर बोलते हैं, हम बकरियां चराने आए हैं। वहीं बगल में पुष्पा अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। पुष्पा से डीएसपी बोलता है, बकरियां चराने के लिए ये कुल्हाड़ी का क्या काम है? पुष्पा जवाब देता है, अगर बकरियों का शिकार करने कोई शिकारी आ गया तो उसे संभालने के लिए कुल्हाड़ी काम आएगी। दूसरा ऑफिसर बोलता है, अरे डीएसपी साहब है, इनसे जरा इज्जत से बात करो। पुष्पा बोलता है, इज्जत करते हैं, इसीलिए साहब के आने के पहले ही लकड़ियां छुपा दी हैं, नहीं तो तुम लोग के सामने से पूरी लकड़ी लेके जाते। इतना सुनकर डीएसपी को आ जाता है गुस्सा और वो उठा देता है हाथ पुष्पा के ऊपर। ये देखकर सारे मजदूर कुल्हाड़ी लेकर खड़े हो जाते हैं पुलिस पर हमला करने के लिए। इतने सारे मजदूरों के सामने पुलिस कम पड़ जाती है और जूनियर पुलिस वाला डीएसपी साहब को समझाने लगता है कि इनकी तादाद ज्यादा है सर, अभी जाने दीजिए, बाद में देख लेंगे। और वहां से वो चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है आखिरकार पुष्पा और उसके साथियों ने पूरी लकड़ियों को बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर चढ़ाकर बांध रखा है। पुलिस के जाने के बाद सारी लकड़ियों को ट्रक में लोड किया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डीएसपी पूरी फोर्स लेकर वहां फिर से पहुंच जाता है और फिर पुलिस वालों और मजदूरों के बीच में झड़प चालू हो जाती है। इसी झड़प के बीच पुष्पा भागते हुए ट्रक के पास जाता है और ट्रक में लोड हुई लकड़ी को लेकर वहां से निकल लेता है। डीएसपी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद पुष्पा ट्रक को ठिकाने लगाने के बाद रास्ते में पैदल आते हुए डीएसपी को मिल जाता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। वहां से उसे पुलिस फिर पुलिस स्टेशन लेके जाती है, जहां पुष्पा की बहुत धुलाई होती है। पुलिस वाले लगातार पुष्पा से पूछते रहते हैं, बता माल कहाँ छुपा के रखा है, लेकिन पुष्पा अपना मुंह नहीं खोलता। बहुत मारने के बाद पुलिस वाले थक जाते हैं। फिर एक पुलिस वाला आता है और पूछता है पुष्पा से, बता तेरा नाम क्या है, तेरा पता क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है। और तभी पुष्पा अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां उसके बचपन का सीन, जहां उसके बचपन में उसकी माँ उसका नाम स्कूल में लिखाने जा रही थी। पुष्पा वहां अपने पिता का नाम मुल्लेटी वेंकट रमन बताता है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है, जो आकर मास्टर जी पर भड़कने लगता है। बोलता है, कोई अपने बाप का नाम कुछ भी बताएगा तो आप मान लेंगे क्या? दरअसल पुष्पा ने जिस मुल्लेटी वेंकट रमन के बारे में बताया था, ये उन्हीं का बड़ा बेटा है। और ये बताता है कि पुष्पा उनकी जायज औलाद नहीं बल्कि नाजायज औलाद है। और पुष्पा और उसकी माँ की बहुत बेइज्जती करता है। पुष्पा को कहता है कि आज के बाद तेरा नाम सिर्फ पुष्पा है, मेरे बाप का नाम अपने साथ कभी मत जोड़ना। तेरा कोई खानदान नहीं है तो अपनी औकात मत भूलना कभी। फिर पुष्पा अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। पुलिस वालों को अपना नाम बताता है पुष्पराज। पुष्पा का पुलिस रिकॉर्ड बनाया जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि पुष्पा को दो पुलिस वाले बाहर खाना खिलाने के लिए लाते हैं और वहीं पर फिर एंट्री होती है रेड्डी ब्रदर्स की, जो 3 भाई होते हैं। सबसे छोटा जॉली रेड्डी, जो बहुत ही अय्याश, साथ ही शराब और शबाब दोनों का शौकीन होता है। फिर उससे बड़ा भाई जग्गा रेड्डी, जो इन तीनों भाइयों में सबसे समझदार और पूरा धंधा यही संभालता है। और इन सबसे बड़ा भाई
कोंडा रेड्डी, जो बहुत खतरनाक गुंडा है, जिसने बदला लेने के चक्कर में एक बार बम से अपना ही हाथ उड़ा लिया था। दरअसल जिनके पास पुष्पा दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करता था, ये वही मालिक है जो लकड़ियों की तस्करी कराते हैं। जॉली और जग्गा रेड्डी दोनों पुष्पा के पास आते हैं और पुष्पा से अपने माल के बारे में पूछते हैं। जग्गा बोलता है, कितना पैसा चाहिए तुझे? पुष्पा बोलता है, पूरे 5 लाख रुपए। रेड्डी ब्रदर्स मान जाते हैं और पुष्पा फिर उन्हें ले जाकर माल का ठिकाना बता देता है। दरअसल पुष्पा ने पूरी ट्रक को लकड़ियों के साथ ही एक बड़े से कुएं में डुबा दिया होता है, जिस वजह से पुलिस वालों को ट्रक मिलता ही नहीं है। फिर ट्रक को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है और वादे के मुताबिक रेड्डी ब्रदर्स पुष्पा को 5 लाख रुपए दे देते हैं। फिर पुष्पा उनके साथ वापस जाने को तैयार हो जाता है उनकी वैन में। तभी जॉली रेड्डी उसे वैन में बैठाने से मना कर देता है। वो बोलता है, अपने खुद के इंतजाम से जाओ। पुष्पा को ये बात दिल पे लग जाती है और वो अपने कमाए पैसे से फिर सेम वैसे ही वैन खरीदता है, लेकिन लाल रंग में, और अपने गांव लेके जाता है, जहां वो अपनी मां को बैठाकर वैन में पूरे गांव में घुमाता है। फिर अगले दिन पुष्पा रेड्डी ब्रदर्स के घर में पहुंचता है, जहां पर होती है कोंडा रेड्डी की एंट्री। अपने बहुत सारे माल पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर वो बहुत ही बौखलाया होता है और अपने आदमियों की जम के धुलाई करता है। उसके आदमी उसे बताते हैं, जब से नया डीएसपी गोविंद आया है, तब से माल की स्मगलिंग करना तो बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। पुष्पा वहीं खड़ा रहता है और बोलता है, अरे नाच ना आए तो गाने को खराब नहीं बोलना चाहिए। कोंडा रेड्डी उसे देख के हैरान रह जाता है। फिर जग्गा उसे बताता है कि वही लड़का है जिसने पुलिस से हमारा माल बचाया था और हमारे ही माल का पता बताने के लिए हमसे पूरे 5 लाख रुपए लिए थे। कोंडा रेड्डी समझ जाता है ये कोई मामूली लड़का नहीं है। फिर पुष्पा बोलता है कि मेरे पास प्लान है जिससे आप हर बार माल को पुलिस से बचाकर स्मगलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये प्लान मैं आपको सिर्फ अकेले में ही बताऊंगा। कोंडा रेड्डी सबको भेज देता है और अकेले में पूरा प्लान समझता है। कोंडा रेड्डी को पुष्पा का प्लान बहुत पसंद आता है और फिर वो पुष्पा को इसी काम पे लगा देता है। फिर पुष्पा अपना कमाल दिखाता है। दूध के टैंकर वाले बड़े बड़े ट्रकों में टैंकर को बीच में से काट के आधे पार्ट में लकड़ियों को लोड करा जाता है। फिर उसके ऊपर एक लेयर बिछा के बाकी के टैंकर को दूध से भर दिया जाता है और फिर ये पहला ट्रक लेकर पुष्पा लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे फिर से वही डीएसपी चेक पोस्ट पे मिल जाता है। उसे शक तो बहुत होता है, लेकिन पुष्पा के इस आइडिया ने पुलिस को बहुत खूब चकमा दिया था। पुलिस वाले तो ढूंढ ही नहीं पाते इस टैंकर में लकड़ियां भी लोड है। और पहले सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद रेड्डी ब्रदर्स बहुत खुश होते हैं और पुष्पा अपनी पेमेंट लेने पहुंचता है। जग्गा रेड्डी बताता है कि हर 1 करोड़ पे 5 लाख रुपए फिक्स है। इस पे पुष्पा बोलता है, 5 लाख नहीं, मुझे जितने का भी माल है उस पे 4% चाहिए। इस पे दोनों रेड्डी ब्रदर्स हंसने लगते हैं, बोलते हैं, अरे तू अपना ही नुकसान कर रहा है बेटा, हम तो तुझे 5 लाख दे रहे थे, तू तो 1 करोड़ पे 4% मांग रहा। खैर हमें क्या, जैसा तू बोल। फिर पुष्पा वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसका दोस्त उससे पूछता है, जब तुझे 5 लाख मिल रहे थे तो तुझे 4% लेने की क्या जरूरत थी? 1 लाख का नुकसान करा दिया ना। फिर अब देखिए पुष्पा का दिमाग। वो बोलता है, अगर मैं 5 लाख ले भी लेता तो भी नौकरी कहलाता। अब मैं 4% लेकर रेड्डी ब्रदर्स का पार्टनर बन चुका हूँ, यानी अब रेड्डी और मैं एक ही लेवल पर हैं। अभी अब कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का नहीं। अब अगले सीन में पुष्पा जहाँ मिल्क टैंकर लेकर मिल्क की डिलीवरी करने जाता है, वहाँ उसे दिखती है कहानी की हीरोइन जिसका नाम है श्रीवनी। उसे देखकर तो पुष्पा के होश उड़ जाते हैं। वो तो बिल्कुल मेस्मराइज हो जाता है। पुष्पा के दिल में भी सितार बजने लगता है और फिर वही नाचना गाना, उसके साथ ही पुष्पा का आइकॉनिक डांस स्टेप जो आज सोशल मीडिया में बहुत ही वायरल हो रहा है। टाइम मिले तो आप भी देख लीजिएगा रील्स में। उस दिन के बाद से पुष्पा फिर श्रीवनी के बस आगे पीछे ही घूमता रहता है। हर समय बस कोशिश करता रहता है कि श्रीवनी के नजर में आ जाए, लेकिन श्रीवनी उसे जरा भी भाव नहीं देती। भाव तो छोड़ो, वो तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देती। बार बार अपने दोस्त केशव से पूछता रहता, देखी क्या? अरे मुझे देखी क्या, बताना। लेकिन केशव भी क्या बोले, अब झूठ भी तो नहीं बोल सकता। फिर एक दिन श्रीवनी और उसकी सहेलियां सुपरस्टार चिरंजीवी की मूवी देखने के लिए थिएटर जाती हैं, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि उन लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाती और पता चलता है कि ब्लैक में टिकट बहुत ही महंगी मिल रही है। वहीं पर केशव भी पहुंचता है, जाके उसकी सहेलियों से पूछता है, क्या हुआ, टिकट मिले कि नहीं? अगर नहीं मिली हो तो मैं दिला देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, अपनी सहेली श्रीवनी से बोलो कि अपने पुष्पा भाई को थोड़ा भाव दे दिया करे। अरे कुछ नहीं तो उन्हें देख के मुस्कुरा ही दिया करे।
बदले में 1000 रुपए देगा। वो लोग मान जाते हैं और अपनी पिक्चर देखने चले जाते हैं। अगले दिन पुष्पा फिर से उसी काम में लग जाता है। तभी केशव मंदिर से निकल के आता है और पुष्पा को बोलता है, आज मैंने पुजारी को पूरे 1000 रुपए चढ़ाए हैं। श्रीवनी आज तुम्हें जरूर देखेगी भाव, टेंशन नहीं लेने का। पुष्पा का तो विश्वास ही उड़ गया था। बोलता है, मुझे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं रहा, मुझे नहीं लगता कि श्रीवनी मुझे देखेगी भी। फिर वहाँ श्रीवनी आती है और पुष्पा को देखकर मुस्कुराने लगती है। ये देखकर पुष्पा के होश उड़ जाते हैं और वो श्रीवनी का पीछा करने लगता है। फिर एक जगह उसे रोक के पूछता है, श्रीवनी मैं तुम्हें पसंद आया ना? तब जाके श्रीवनी बताती है कि मैं तुझे पसंद असर नहीं करती, वो तो तेरे दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, इसलिए तुझे देख के मुस्कुरा रही थी। पुष्पा का तो दिमाग हिल जाता है। वो जाता है और अपने दोस्त बहुत खबर लेता है। फिर सोचता है और बोलता है, अब बदनाम तो हो ही गया हूँ, तो एक काम कर, 5000 रुपए और ले और श्रीवनी को बोल मुझे किस्ती करने आएगी। अब बेचारा केशव मरता ना क्या करता, माननी पड़ी बात उसे। अगले दिन श्रीवनी की सहेलियां श्रीवनी को लेकर आती हैं और पुष्पा भी अपना वैन में बैठा हुआ शर्मा रहा था। फिर श्रीवनी पुष्पा से मिलती है डरी हुई। वो तो बेचारी अपने दोस्तों के चढ़ाने पर और पैसों के लालच में आ गई थी। फिर वो अचानक से रोने लगती है। ये देखकर उसकी सहेलियां भी उसके पास आ जाती हैं और श्रीवनी को लेकर चली आती हैं। पुष्पा बोलता है, साला पैसा दिया और पप्पी भी नहीं मिला, अब तो चाहे इससे शादी करना पड़े लेकिन पैसा पूरा वसूल कराएगा मैं अपना। इस मामले में झुकेगा नहीं साला। वहीं दूसरी तरफ श्रीवनी का बाप और एक और आदमी दूध के टैंकर में लकड़ियां छुपा कर जा रहे थे और चेक पोस्ट में आपकी बार डीएसपी ने अपना दिमाग लगाया और ट्रक को पकड़ लिया और जान गया कि टैंकर के आधे हिस्से में लकड़ियां और आधे में दूध भरा होता है। फिर क्या था, दोनों के पकड़ कर डीएसपी ने बहुत धुलाई की। उन्होंने डीएसपी को बता दिया कि ये सब पुष्पा का प्लान है, हम तो बस नौकर हैं। फिर डीएसपी ने भी अपना दिमाग दौड़ाया और उन दोनों को बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तुम लोगों को पुलिस का जासूस बनना पड़ेगा। तुम जाओ और अपना फिर से काम वैसे ही पुराना करते रहो, लेकिन सारी खबरें पुलिस को देते रहना। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रक करोड़ों रुपए की लकड़ियां लेकर कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल ये जगह पुष्पा ने ढूंढी थी जहां पर स्मगलिंग की सारी लकड़ियों को सेफ रखा जा सके और पुलिस भी वहां न पहुंच सके। इस अड्डे पर सारी लकड़ियां लाके इकट्ठा करी जा रही थी। वहीं पर एंट्री होती है सीनू की, जो लाल चंदन के स्मगलर्स के सिंडिकेट का बॉस है, जो सभी स्मगलर से माल खरीद कर आगे एक्सपोर्टर तक पहुंचाता है और उससे भारी मुनाफा कमाता है। लेकिन ये सीनू कोंडा रेड्डी से भी बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत ही खतरनाक और खूंखार होता है, अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। रोज किसी का खून कर देना तो इनके लिए आम बात होती है। जब वो रेड्डी ब्रदर्स के अड्डे में पहुंचता है तो उसे भी वो जगह बहुत पसंद आती है और वो बोलता है कि पूरे सिंडिकेट का माल अब मैं यहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तभी कोंडा रेड्डी उसे बताता है कि हमने एक नया लड़का काम पे रखा है जिसका नाम है पुष्पा। उसके आने के बाद पुलिस लकड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं पकड़ पाई। फिर वहीं सीनू के सामने एंट्री होती है पुष्पा की। पुष्पा के तेवर देखकर सीनू भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि इस काम के लिए ये आदमी बिल्कुल सही है। फिर सीनू वहां से निकल जाता है। फिर पिक्चर में दिखाया जाता है अगले दिन पुष्पा जब अपने अड्डे पर आता है, वो बोलता है, अरे ये माल पूरा यहीं क्यों रखा है? बोला था ना ये माल रात को ही शिफ्ट करना है दूसरी जगह पर। उसके आदमी उसे बताते हैं कि दरअसल जॉली रेड्डी रात में यहीं रुका था और पार्टी कर रहा था, उसी ने ये माल यहाँ रोक के रखा है। इस पर फिर पुष्पा और जॉली रेड्डी की बहस हो जाती है और जॉली पुष्पा पर हमला करने लगता है। तभी कोंडा रेड्डी का फोन आता है कि पुलिस को इस ठिकाने के बारे में पता चल गया है और डीएसपी पूरे फोर्स के साथ वहीं आ रहा है। और फिर वो बाहर निकल के सोचने लगता है कि माल को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तभी वो केशव को ढेर सारे पैसे देकर रवाना कर देता है और जितनी भी लकड़ियां वहां नदी किनारे रखी थी पूरी लकड़ियों को नदी में और झरने में बहाने लगता है। धीरे धीरे करके वो सारी लकड़ियां नदी में बहा देते हैं और पुलिस के आते आते आखिरी लकड़ी को भी पुष्पा नदी में बहा देता है। फिर से डीएसपी और पुष्पा की मुलाकात होती है, लेकिन इस बार भी डीएसपी को निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन डीएसपी पुष्पा को समझाता है, तू जो बाजी खेल रहा है एक दिन तुझे हारना पड़ेगा। पुष्पा उसकी बातों में ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ केशव जल्दी जल्दी पहुंचता है डैम के पास। दरअसल जिस नदी में पुष्पा ने लकड़ियों को बहाया था उसके आगे चलकर एक डैम बना हुआ था। केशव वहीं जाकर डैम के अधिकारियों को सारे पैसे देता है और डैम को बंद करने को बोलता है ताकि सारी लकड़ियां डैम में ही रुक जाए और वहां से फिर पुष्पा पूरी लकड़ियों को फिर से इकट्ठा कर ले। और होता भी ऐसा ही है। इस तरह पुष्पा पुलिस से बचाकर सिंडिकेट की पूरी लकड़ियों को बचा लेता है। अपने इस हरकत से पुष्पा
पूरे सिंडिकेट में बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। और इसी खुशी में सीनू पुष्पा के लिए बहुत ही शानदार पार्टी देता है, जहाँ सभी सिंडिकेट मेंबर, स्मगलर्स, बिजनेसमैन और नेता मंत्री सभी लोग पहुँचते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वहीं पुष्पा को पार्टी के बाद पता चलता है दरअसल ये सीनू बाकी स्मगलर से 25 लाख रुपए प्रति टन में माल खरीदकर आगे ले जाकर एक्सपोर्टर को पूरे 2 करोड़ प्रति टन में बेचता है। ये बात वो जाकर कोंडा रेड्डी को बताता है, लेकिन कोंडा रेड्डी उससे समझाता है, लेकिन कोंडा रेड्डी उससे बोलता है सीनू बहुत खतरनाक है, उससे डायरेक्टली ऐसे रेट बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर सकते। वो पुष्पा को ही बोलता है एक काम कर, तू ही बात कर, अगर मान गया तो प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे, और नहीं माना तो तू कौन और मैं कौन। इस बार पुष्पा कुछ नहीं बोलता। वही पार्टी में केशव श्रीवनी के बाप से मिलकर पुष्पा से उसकी बेटी की शादी की बात चलाता है। पिक्चर के अगले सीन में हम देखते हैं पुष्पा और उसकी माँ श्रीवनी के घर में रिश्ता पक्का करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी फिर से वही आदमी आ जाता है जो बचपन में पुष्पा का स्कूल में नाम लिखते वक्त आया था। पुष्पा और उसकी माँ की बहुत बेइज्जती करता है और सबको बताता है कि पुष्पा उसके बाप की नाजायज औलाद है। इस पर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती। इसी बीच पुष्पा की माँ को चोट लग जाती है। पुष्पा जल्दी जल्दी में अपनी माँ को अस्पताल लेके जाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर पुष्पा बहुत उदास होता है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है। तभी वो ठान लेता है चाहे कोई भी उसके सामने आए वो झुकेगा नहीं और अपने एरिया का सबसे बड़ा आदमी बन के दिखाएगा। और ये फैसला करने के बाद पुष्पा डायरेक्ट सीनू के घर जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। दरअसल एक आदमी मंगल सीनू से अपने माल का रेट बढ़वाने के लिए आता है, जिसे वहाँ बुरी तरह मार के कत्ल कर दिया जाता है। पुष्पा सीनू को बताता है कि मैंने अपना माल पहले ही चेन्नई पहुँचा दिया है, अगर तुम मुझे 1 टन का 1 करोड़ रुपए दोगे तो ही मैं तुम्हें माल बेचूंगा या फिर डायरेक्ट चेन्नई में मुरुगन को बेचूंगा। और सीनू के घर से ही डायरेक्ट मुरुगन को फोन लगाता है और बोलता है मैं अपना माल लेकर डायरेक्ट चेन्नई आ रहा हूँ। इस पर सीनू के आदमी पुष्पा पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुष्पा सबकी छुट्टी कर देता है और वहाँ से निकल लेता है। मूवी में आगे पुष्पा डायरेक्ट चेन्नई पहुँचता है एक्सपोर्टर के पास। वहाँ पर उसके अच्छी क्वालिटी के लकड़ी के सैंपल को देखकर इंपोर्टर बहुत खुश हो जाता है और पुष्पा से डायरेक्टली लकड़ियाँ खरीदने को मान जाता है। पुष्पा ये बात कोंडा रेड्डी को बताता है। पहले तो कोंडा रेड्डी गुस्सा होता है कि हमें बिना बताए तुम वहाँ कैसे पहुँच गए। इससे सीनू बहुत भड़क जाएगा, लेकिन पुष्पा जब उन्हें रेट बताता है तो वो मान जाते हैं और वादे के मुताबिक पुष्पा उसे बोलता है कि आधा प्रॉफिट मेरा होगा, जैसा कि पार्टी में तय हुआ था। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉली रेड्डी को 2 जासूस के बारे में पता चल जाता है जो पुलिस की तरफ से काम कर रहे हैं और उनकी वो खूब पिटाई करता है। उनमें से एक श्रीवनी का बाप भी था। दूसरे वाले को मारने के बाद जॉली श्रीवनी के बाप से पूछता है तूने ऐसा क्यों किया। उसका बाप बताता है पैसों की लालच में, सोचा था पैसे मिल जाएंगे तो बेटी की शादी करूंगा। और फिर जॉली का ध्यान जाता है उसकी बेटी पर। वो श्रीवनी के घर जाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है और बोलता है अगर अपने बाप की जान प्यारी है तो रात को मेरे पास आ जाना और अपने बाप को बचा ले जाना। श्रीवनी ये बात जाके पुष्पा को बताती है। अब तक पुष्पा और श्रीवनी का रिश्ता भी टूट चुका था। श्रीवनी के घर वाले पुष्पा से शादी करने को मना कर देते हैं। इस पे पुष्पा बहुत नाराज होता है। पुष्पा तो पहले ही श्रीवनी के परिवार से नाराज था, इसीलिए पहले तो वो नहीं मानता है, लेकिन जब श्रीवनी उससे बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है तो पुष्पा मान जाता है और श्रीवनी के साथ जॉली रेड्डी के अड्डे में पहुंचता है। वहां जाकर वो जॉली रेड्डी की खूब पिटाई करता है और जॉली रेड्डी को मार मार के अपाहिज कर देता है। लेकिन जॉली पुष्पा को जाते जाते बोलता है कि ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच में है, इसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। इसीलिए जब कोंडा रेड्डी और उसके बाकी आदमी आते हैं अस्पताल में, वो किसी को नहीं बताता है। कोंडा रेड्डी बहुत गुस्से में आता है और अपने भाई की इस हालत करने वाले को ढूंढने में लग जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं एक रूम में जहाँ पुष्पा और उसका दोस्त जॉली रेड्डी के साथ जो घटना हुई इसके बारे में बात कर रहे थे, वहीं अचानक से कोंडा रेड्डी आ जाता है और अपने माल के डिलीवरी के बारे में पूछने लगता है। उसके दोस्त को तो शक हो जाता है कि कोंडा रेड्डी ने जरूर ये बातें सुन ली होंगी और उसको पता चल गया होगा कि जॉली को पुष्पा ने ही मारा है, लेकिन पुष्पा ध्यान नहीं देता और अगले दिन माल की डिलीवरी के बाद पेमेंट लेने के लिए कोंडा रेड्डी के साथ चला जाता है। पूरे पैसे कलेक्ट करने के बाद कोंडा रेड्डी रास्ते में ही पुष्पा को दबोच लेता है और उसे खुफिया अड्डे में लेके जाता है उसे मारने के लिए। कोंडा रेड्डी और उसके आदमी पुष्पा की बहुत पिटाई करते हैं और एक कब्र खोद के उसे वहाँ गोली मारने वाले ही रहते हैं कि वहाँ पर सीनू के आदमी पहुँच जाते हैं और उनकी चलाई गई गोली कोंडा रेड्डी को लग जाती है। कोंडा रेड्डी मर जाता है और दोनों गैंग के बीच में घमासान युद्ध होता है। इन्हीं के बीच पुष्पा अपनी जान बचाते हुए लाए हुए पैसों को हथिया लेता है। उसके बाद लेकिन जब जग्गा रेड्डी अकेला पड़ जाता है तो उसकी जान बचाने के लिए भी पुष्पा पहुंचता है और सीनू के आदमियों को मार देता है और साथ ही उनके लीडर यानी सीनू के साले को पकड़ लेता है। सीनू को फोन आता है पुष्पा को कि उसके साले को छोड़ दे, लेकिन पुष्पा उसे भी मार देता है। इस पर सीनू बहुत गुस्सा होता है।
फिर मूवी में आगे हम देखते हैं कोंडा रेड्डी के अंतिम संस्कार पर सारे सिंडिकेट मेंबर वहां पहुंचते हैं। यहाँ तक कि एमएलए साहब भी पहुंचते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए और मामले को वहीं रफा दफा किया जाए। वहाँ मीटिंग में पुष्पा सीनू की सारी करतूत के बारे में सभी सिंडिकेट मेंबर्स को बताता है कि कैसे सीनू सिर्फ 25 लाख रुपए प्रति टन में माल खरीद कर आगे उसे 2 करोड़ प्रति टन में बेचता है। और वो बोलता है कि अगर मुझे सिंडिकेट का हेड बना दिया जाए तो सभी का बहुत फायदा होगा, पैसा ही पैसा होगा। इस पर सभी लोग मान जाते हैं, एमएलए भी मान जाता है। सीनू वहाँ से निराश होकर अपने साले की लाश लेकर चला जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है नया दौर जहाँ पुष्पा सभी स्मगलर्स के सिंडिकेट का लीडर बन जाता है और देखते ही देखते वो धंधे को नई ऊंचाई पर लेकर जाता है। साथ ही पॉलिटिक्स में एंट्री करके वो खुद भी एमएलए बन जाता है। बाकी अब किसी में इतनी ताकत नहीं बची पुष्पा को रोक सके। पुष्पा सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है और हर जगह उसी का बोलबाला होता है। वहीं डीएसपी गोविंद भी इस्तीफा दे देता है क्योंकि उसकी वजह से उन जासूसों की जान चली जाती है। दूसरी तरफ जैसे जैसे पुष्पा नई ऊंचाइयों को छूता जाता है उसके दुश्मनों की लिस्ट भी बढ़ती जाती है। जैसे कि सीनू बदले की तलाश में आज भी बैठा है, जॉली रेड्डी जिसे मार मार के पुष्पा ने अधमरा कर दिया था, जो पुष्पा से बदला लेने के लिए पागल हुआ जा रहा था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। हरियाणा से ट्रांसफर लेकर आए भंवर सिंह शेखावत, एक ऐसा भंवर जिसमें अच्छे उलझने वाले थे। वो कितना खतरनाक था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि गाड़ी में कम जगह होने की वजह से वो गाड़ी में बैठे 2 लोगों को ऐसे ही गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा की शादी का टाइम आ जाता है। पुष्पा के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। कुछ ही दिन में उसकी और श्रीमणि की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो कार्ड लेकर एसपी के ऑफिस जाता है ताकि नए ऑफिसर से मिल भी सके और उसका कमीशन भी फिक्स कर सके। वो एसपी शेखावत को पूरे 1 करोड़ रुपए ऑफर करता है और अपने शादी का न्योता देता है। लेकिन एसपी के मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो पुष्पा के इस रवैये से बहुत भड़क जाता है और बार बार बोलने लगता है कि इसमें कुछ तो कमी है और पुष्पा को वहां बहुत देर तक बैठा कर रखता है। उसके आदमी बार बार नोटों की गड्डियों को गिनते रहते हैं कि क्या कमी है, लेकिन उन्हें कोई कमी नहीं मिलती। एसपी फिर अपने तेवर पुष्पा को दिखाता है। वो पुष्पा की वहाँ अपने ऑफिस में बहुत बेइज्जती करता है, यहाँ तक कि उसकी माँ और उसकी होने वाली बीवी के बारे में ही बुरा भला बोल जाता है। पुष्पा वहाँ चुप बैठा रहता है। फिर एसपी अचानक पुष्पा को गिरफ्तार करने की बात करता है और उसे हथकड़ियां पहना देता है। तभी पुष्पा उससे बोलता है, तुमको और कितना पैसा मांगता है सर? उस पे एसपी बोलता है, सर यही मिसिंग था तेरे कमीशन में, इज्जत। जो तूने मुझे सर बोला ना, बस उसी इज्जत की कमी थी। मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, मुझे कमीशन के साथ इज्जत भी चाहिए। फिर वो पुष्पा को छोड़ देता है और उसे बोलता है कि कितना कमीशन आएगा, कब आएगा, ये सब आपसे मैं डिसाइड करूंगा, वो भी इज्जत के साथ। पुष्पा वहां से चला जाता है। उसके बाद से लेकिन पुष्पा को पता नहीं क्या होता है। वो एसपी शेखावत की हर बात को अपना आदेश मानने लगता है। जब भी एसपी बुलाए तुरंत पहुंच जाता है, उसकी जी हुजूरी करने लगता है। इस तरह से पुष्पा एसपी को अपनी बोतल में उतार लेता है। यहाँ तक कि अपनी शादी के दिन अपने मंडप पे न होके पुष्पा एसपी के साथ कहीं पार्टी कर रहा होता है अकेले, और वहाँ दोनों बैठकर खूब शराब पीते हैं और टल्ली हो जाते हैं। जब वो नशे में धुत हो जाते हैं, पुष्पा फिर अपना रंग दिखाता है और एसपी शेखावत द्वारा की गई अपनी बेइज्जती का एक एक करके एसपी को याद दिलाता है और फिर बंदूक की नोक पर एसपी की बेइज्जती करने के लिए उसके सारे कपड़े उतार कर उसको वहीं छोड़ देता है और उसे बताता है कि पुष्पा क्या चीज है। उसे वहीं छोड़कर पुष्पा भी बिना कपड़ों के अपने फिर शादी के मंडप में पहुंचता है। वहां पहुंचकर फिर पुष्पा अपने मंडप पर तैयार होकर बैठता है। श्रीवनी पूछती है कि तुम कहाँ गए थे? पुष्पा उसे बोलता है, कोई मुझे पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझने की कोशिश कर रहा था, उसको बता के आया हूँ कि फायर हूँ मैं, झुकूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ एसपी शेखावत भी अपने बंगले पहुंचता है उसी हालत में और गुस्से में अपने भौंकते हुए कुत्ते को गोली मार देता है। पुष्पा के दिए हुए सारे पैसों पर शराब डालकर आग लगा देता है और उसके सामने बैठकर पागलों की तरह पुष्पा का नाम ले लेकर हंसने लगता है, क्योंकि अब बदले की आग उसके अंदर भी भड़कने लगी थी, क्योंकि पुष्पा ने एसपी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी और उसे भी अंदाजा हो गया था कि पुष्पा क्या चीज है। और यही अंत होता है पुष्पा द राइज पार्ट 1 मूवी का। अब तो बस नेक्स्ट पार्ट का इंतजार है। नेक्स्ट पार्ट आने पर हम आपके लिए पुष्पा पार्ट 2 का भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं।